नमस्कार साथियों, क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे चैप्टर का और हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। अर्थात लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की ज़रूरत हमें क्यों है। तो लोकतंत्र की परिभाषा वैसे तो बहुत सारे राजनीतिक विद्वानों ने बहुत तरह से दी है। सबसे फेमस परिभाषा जो है लिंकन की, जो आप लोग सबको जानते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है। डेमोक्रेसी इज़ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मगर आपके इस दूसरे चैप्टर में एक साधारण सी परिभाषा को लिया गया है और वह परिभाषा यह है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। तो क्या जिस जगह पे शासकों का चुनाव लोग स्वयं कर लेते हैं वहाँ पर हम लोकतंत्र को मान लेंगे? इससे बहुत तरह की गलतफहमी होने की संभावना है। बहुत जगह चुनाव होते हैं, चुनाव में बहुत सारी धांधली होती है, चुनाव में बहुत सारा पक्षपात होता है। सही तरह से चुनाव हो भी जाए तो उसके बाद गड़बड़ी होती है। इसलिए हमें नकली लोकतंत्र और असली लोकतंत्र में पहचान करना बहुत ही सावधानी पूर्वक आवश्यक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा लोकतंत्र असली है और कौन सा लोकतंत्र नकली है? तो आपकी पुस्तक में 4 पैमाने दिए गए हैं। इस परिभाषा के अतिरिक्त भी ये आपकी जो परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता स्वयं करती है, इसके अलावे 4 क्राइटेरिया, 4 तरीके दिए गए हैं जिससे हम लोकतंत्र का टेस्ट कर सकते हैं। वो पहला टेस्ट है कि क्या लोकतंत्र का जो बड़े फैसले हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तीसरा एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, और चौथा दिया है कानून का राज। तो चलिए हम लोग सिलसिलेवार क्रमवार एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया दिया गया है कि लोकतंत्र में बड़े फैसले कौन लेते हैं। बहुत जगह होता है कि चुनाव हो जाता है लेकिन फैसले कोई तानाशाह लेते हैं, फैसले कोई ना चुने जाने वाले अधिकारी लोग लेते हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा से आते हैं। तो इस प्रकार, या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर विदेशी हस्तक्षेप होता है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है कि पाकिस्तान में 1999 में तख्ता पलट हुआ और वहां परवेज मुशर्रफ खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। हालांकि उन्होंने प्रांतीय असेंबलियों में चुनाव करवाए मगर उन असेंबलियों को डिसीजन लेने का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं था। तो असेंबलियों में भले ही चुने गए अधिकारी थे, चुने गए जो है उम्मीदवार थे, लेकिन उनके पास डिसीजन लेने का बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाना नहीं था। सब जगह फौजी शासकों का जो है दखल था। तो फौजी शासकों के दखल, फौजी अफसरों के दखल को हम लोग लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं? इसी प्रकार हमने पोलैंड का उदाहरण देखा कि पोलैंड में सोवियत रूस का दखल था, इराक में अमेरिका का दखल था। तो कहीं विदेशी दखल है तो कहीं पर फौजी दखल है, फौजियों का जो है वो इंटरफेरेंस है। तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जब भी लोकतंत्र में बड़े डिसीजन लिया जाए कि किस देश से दोस्ती करना है, किस देश से व्यापार करना है, या जनता की भलाई के लिए कौन से डिसीजन लेना है, तो ये सारे डिसीजन जनता के चुने गए प्रतिनिधि अगर लेते हैं तो हम उस देश को लोकतांत्रिक देश कहेंगे। फिर है, बहुत सारे देशों में चुनाव होता है लेकिन चुनाव में बहुत सारी धांधलियाँ होती है, एक तरफा चुनाव होता है, बहुत सारे लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए नहीं दिया जाता है। या फिर जैसे मैक्सिको का उदाहरण दिया गया कि वहाँ पर अंतिम समय में बूथ बदल दिया जाता है, वहाँ के शिक्षकों को सरकार के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा यह प्रेशर बनाया जाता है कि आप छात्रों को कहें कि वो अपने अभिभावकों को कहें कि इसी पार्टी को, पीआरआई पार्टी जो कि 1930 से लेकर वहाँ पर 2000 ईस्वी तक शासन किया, उसको वोट दें। तो इस प्रकार का जबरन वोट कराना, उसमें कुछ गलत चीज़ों का, गलत साधनों का उपयोग करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। केवल चुनाव होना पर्याप्त नहीं है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जिसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, अगर वो हो रहा है तब हम कहेंगे कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। फिर एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। बहुत सारे देशों में सभी व्यक्ति को वोटिंग राइट बहुत देर बाद मिला,
जैसे आप फ्रांस की क्रांति पढ़े तो वहाँ पर पहले पुरुषों को मिला, संपत्तिवान पुरुषों को, फिर सभी पुरुषों को मिला, लेकिन औरतों को बहुत देर बाद मिला। अभी बहुत सारे देश हैं जैसे फिजी, वहाँ पर बहुत भारी संख्या में भारतीय लोग चले गए हैं और मूल लोग भी हैं। तो मूल फिजियों की तुलना में भारतीयों के वोट की वैल्यू कम है। इसी तरह एक देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया में रूसी लोग बसे हुए हैं, रूसी मूल के लोगों को। तो रूसी मूल के लोगों को मताधिकार प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर सभी के वोट का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। जैसे एक सिनेमा का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी वोट करे और एक गांव का किसान अगर वोट करे तो दोनों के वोट का वैल्यू एक है या नहीं। तो एक आदमी एक वोट और उसका एक मूल्य होना चाहिए। ये भी एक आपका तीसरा शर्त है लोकतंत्र का, लोकतंत्र को परखने का। और चौथा शर्त है आपका कि कानून का राज है वहाँ या नहीं। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अर्थात एक कानून सभी व्यक्ति पर लागू होना चाहिए, क्यों ना वो एक रिक्शा चालक हो या फिर प्रधानमंत्री हो। तो रूल ऑफ लॉ अगर है तभी हम लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी है। अगर रूल में कहीं किसी तरह का पार्शियलिटी है, भेदभाव है, तो वो लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा को, लोकतंत्र की विशेषताओं को एक बार फिर से समराइज कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वैसी व्यवस्था को कहते हैं जहां शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है, जहां पर सभी बड़े फैसले जनता के चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं, जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिस देश में एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल होता है, जैसे कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहते हैं। एक प्रश्न यह भी आता है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहते हैं, किसे कहते हैं? तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार तब कहते हैं जब किसी देश में एक निश्चित आयु वर्ग के सभी लोगों को जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव के बिना ही उसे वोट देने का अधिकार होता है, तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहते हैं। तो तीसरी विशेषता यह है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होना चाहिए। और चौथी विशेषता कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अर्थात एक कानून सभी पर लागू होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून या फिर अलग अलग तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र को परखने के तरीके हैं। ये है आपका लोकतंत्र को परखने का कसौटी। लेकिन अब बात आता है कि लोकतंत्र के गुणों को लिखें, लोकतंत्र के अवगुणों को लिखें। जहाँ गुण होता है वहाँ अवगुण होता है। तो पहले हम लोग लोकतंत्र के गुण को लिखते हैं। लोकतंत्र एक जवाबदेह शासन प्रणाली है, अर्थात अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल शासन प्रणाली है। इसमें नेता अपने कार्यों से या अपने साथियों के कार्यों से, अपने सरकार के कार्यों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। यहाँ तक कि अगर कोई समस्या होती है देश और राज्य में, तो नेता यह कह के नहीं भाग सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बरसात का दिन है और अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो नेता यह नहीं कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने के चांसेस होते हैं, अवसर होते हैं। यहाँ पर चूँकि बहुत सारे लोग मिलजुल करके फैसला लेते हैं, बहुमत से फैसला लेते हैं, कोई भी डिसीजन बहुमत से लिया जाता है, तो बहुमत से लिया गया फैसला अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अपने अपने ओपिनियन को देते हैं, इसमें मतदान होता है और बेहतर से बेहतर निर्णय लेने की कोशिश की जाती है। फिर लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को टालने का प्रयास किया जाता है। अगर यहाँ एक वर्ग का हित दूसरे वर्ग से टकराता है तो उनके हितों को सामंजस्य लाने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि अगर एक पक्ष को मंदिर के लिए ज़मीन दिया गया तो दूसरे पक्ष को मस्जिद के लिए भी ज़मीन दे दिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे टकरावों को टालने का प्रयास किया जाता है। फिर है नागरिकों का सम्मान। लोकतंत्र में नागरिकों को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। इलेक्शन के समय नेता अक्सर प्रणाम की मुद्रा में तस्वीर खिंचाते हैं। ये लोकतंत्र का मतलब विशेषता है। कहा जाए कि नेताओं के द्वारा जनता को दिया गया सम्मान है, और न केवल चुनाव के समय बल्कि चुनाव के बाद भी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी इस बात से सचेत रहते हैं कि इनके द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट्स ना निकल जाए, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे जनता को गलत लगे, वो आहत पहुँचे और अगले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़े। फिर लोकतंत्र की अगली विशेषता है कि इसमें गलती को ठीक करने का एक मौका होता है। अगर लोकतंत्र में कोई गलती हो भी जाती है या कोई कानून आउट ऑफ डेटेड हो जाता है तो उसे फिर सुधार लिया जाता है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। बहुत सारे
नियमों में हम लोग हमेशा देखते हैं कि सुधार होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले विवाह की उम्र 14-16 थी लड़के लड़कियों के लिए, अब इसे 18-21 कर दिया गया है। और अभी समाचार पत्रों में यह चर्चा चल रही है कि इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र की ये 4-5 विशेषताएं बहुत ही खास है कि लोकतंत्र एक जवाबदेह शासन प्रणाली है, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को टाला जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है, फिर लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान होता है और इसमें गलतियों को ठीक करने का अवसर होता है। अब लोकतंत्र की भी कुछ बुराई होती है, लोकतंत्र में भी कुछ कमियां हैं। तो लोकतंत्र में क्या कमियां हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि लोकतंत्र अस्थिर शासन प्रणाली, यहाँ पर नेता हर 5 साल में बदलते हैं, कभी कभी तो और भी जल्दी बदल जाते हैं, 2 दिन 4 दिन महीने दिन में भी सरकार गिर जाते हैं। तो आलोचक कहते हैं कि जहाँ पर डिसीजन मेकर जो होते हैं, निर्णय लेने वाले ही अस्थिर होते हैं, वहाँ पर अच्छे निर्णय कैसे होंगे, वहाँ पर अच्छी शासन प्रणाली कैसी होगी। तो ये अस्थिर शासन प्रणाली है, इसकी पहली बुराई है। दूसरा, लोकतंत्र सत्ता का खेल होता है, यहाँ पर कुर्सी पर जाने पर ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो कुर्सी पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए यहाँ नीति और अनीति का ध्यान नहीं रखा जाता है और अनैतिकता हावी हो जाती है। तो यह इसमें नैतिकता को ताक पर रख दिया जाता है, यह इसकी दूसरी बुराई है। फिर लोकतंत्र में निर्णय देरी से लिए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श करना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए डिसीजन लेने में देरी होती है। यह लोकतंत्र की तीसरी कमी या कह सकते हैं कि बुराई है। चौथा ये है कि बहुत सारे नेता होते हैं, राजधानी में बैठ करके फैसला लेते हैं, विदेशों में पढ़े होते हैं, तो उन लोगों को जनता के हितों का पता नहीं होता। जब जनता के हितों का पता ही नहीं होता तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार यह भी हम लोग कहते हैं। और बहुत बड़ा हमारा जो संसदीय क्षेत्र होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, उन बड़े क्षेत्रों की जानकारी बहुत सारे नेताओं को जो ज़मीन से जुड़े नहीं होते हैं उन्हें नहीं होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसमें जनता के हितों का नेताओं को पता नहीं रहता। चौथा या 5वां का है कि लास्ट ये है कि खुद जनता को भी अपने हितों का पता नहीं रहता। अब जनता को अपने हितों का पता क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता जो अशिक्षित है, आज हमारी साक्षरता प्रतिशत जो 74% है भी, तो उसमें वेल एजुकेटेड सुशिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। तो सुशिक्षित लोगों की संख्या कम है, बहुत सारे लोग केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं, लेकिन उनकी गिनती साक्षरों में होती है। तो उन लोगों को अपने भविष्य का, अपने देश के भविष्य का कि किन फैसलों से सही होगा, दूरगामी प्रभाव होंगे, ये जानकारियां उन्हें नहीं होती है। तो इस प्रकार जनता को भी अपने हितों का पता नहीं होता। तो हम इनकी बुराइयों को, इनके कमियों को फिर से एक बार पढ़ते हैं कि लोकतंत्र अस्थायी अस्थिर शासन प्रणाली है, लोकतंत्र में अनैतिकता हावी होती है, लोकतंत्र में डिसीजन लेने में देरी होता है, लोकतंत्र में नेताओं को जनता के हितों का पता नहीं होता, फिर लोकतंत्र में जनता को भी अपने हितों का पता नहीं होता। तो इस प्रकार गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन फिर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अभी तक मानव सभ्यता ने जितनी भी शासन प्रणाली को अपनाया है, उन सभी शासन प्रणालियों में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को सुधारा जा सकता है। अब एक और पॉइंट आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दी गई है, वो है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, अर्थात ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी केवल ये नहीं है कि नेता को चुन दिया, शासक को चुन दिया और काम खत्म हो गया। इसमें यह कहा गया है कि लोकतंत्र हमारे परिवारों में, हमारे समाजों में, हमारी छोटी छोटी संस्थाओं में, जैसे विद्यालयों में, स्कूल में, परिवार में, सब जगह लोकतांत्रिक मूल्यों का बोलबाला होना चाहिए, लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना होना चाहिए। हम लोग एकदम साधारण से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि बोर्ड पास करने के बाद बहुत सारे घरों में माँ बाप अपने बच्चों से पूछते हैं कि आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस क्या लेना चाहते हो, और फिर मिलजुल कर एक फैसला लिया जाता है। तो इस प्रकार के फैसले को डेमोक्रेटिक डिसीजन कहते हैं, लोकतांत्रिक फैसला कहते हैं। लेकिन बहुत सारे परिवारों में यह होता है कि माता पिता फरमान सुना देते हैं बच्चों को कि तुम्हें साइंस ही पढ़ना है, तभी बाहर जा सकते हो, तभी मैं पैसे दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। तो ये अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक फैसले होते हैं। तो हमारे जो लोकतांत्रिक सोच है, लोकतांत्रिक आदर्श है, वह न केवल शासन प्रणाली में, न केवल प्रतिनिधियों के चुनाव में, बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक फैसलों में ये होना चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र ज़्यादा विकास करेगा, ज़्यादा डीप होगा और ज़्यादा हाइट को प्राप्त करेगा। इस प्रकार हम लोगों ने
अपने दूसरे चैप्टर को समाप्त किया। अगर यह चैप्टर में कहीं कोई कमी रह गया है तो आप सजेशन दें और कमेंट बॉक्स में लिखें। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।